नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं जो शांत लहरों और ऐतिहासिक दीवारों के पीछे ना निवेशकों के लिए एक नई कहानी लिख रही है। महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग। हम्म अक्सर लोग इसे इसके सुंदर बीच और वो पुरानी किलों के लिए ही जानते हैं। पर अब ये तेजी से एक ऐसे इलाके के तौर पर उभर रहा है जहां निवेश के नए मौके बन रहे हैं। आज हमारी कोशिश यही समझने की रहेगी कि कैसे टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी, खासकर रियल एस्टेट बाजार को चला रहा है और उन लोगों के लिए यहाँ क्या खास है जो ग्रोइंग मार्केट्स में निवेश के अवसर ढूंढ रहे हैं। हम देखेंगे कि यहाँ किस किस तरह का टूरिज्म है, सरकारी योजनाएं क्या कर रही हैं, कुछ बड़ी परियोजनाएं कौन सी हैं और हाँ, इन सब का जमीन पर यानी रियल एस्टेट पर क्या असर दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधुदुर्ग के टूरिज्म से। इसे 1997 में ही पर्यटन जिला घोषित कर दिया गया था और तब से आज तक टूरिज्म ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं रीढ़ है। पर ऐसा क्यों है? मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ बीच हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ वैरायटी बहुत है, विविधता। सोचिए जरा, एक तरफ तो है तारकर्ली, वेंगुर्ला, मालवन जैसे बीच, एकदम शांत, साफ, और फिर दूसरी तरफ भव्य किले, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, जो इतिहास की कहानियां कहते हैं। फिर आम्बोली और नापनी जैसे झरने हैं, शांत बैकवाटर्स हैं और हाँ, धार्मिक स्थल भी हैं। और जो रोमांच पसंद करते हैं उनके लिए स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, वाटर स्पोर्ट्स के भरपूर मौके। साथ में मालवन की मरीन सैंक्चुरी और सावंतवाड़ी के वो पारंपरिक लकड़ी के खिलौने, वो भी एक अलग आकर्षण है। तो ये सिर्फ एक तरह की छुट्टी की जगह नहीं है, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चाहे वो सुकून चाहे, इतिहास में रुचि रखता हो, प्रकृति प्रेमी हो, एडवेंचर का शौकीन हो या फिर तीर्थ यात्रा पर आया हो। बिल्कुल। और यही विविधता, ये जो मल्टी डायमेंशनल अपील है ना, यही सिंधुदुर्ग की सबसे बड़ी ताकत है, खासकर आर्थिक नजरिए से। देखिए, जब किसी जगह का टूरिज्म सिर्फ एक चीज पर टिका होता है, मान लीजिए सिर्फ बीच पर, तो वो मौसम के उतार चढ़ाव या बदलते ट्रेंड से ज्यादा प्रभावित हो सकता है। लेकिन सिंधुदुर्ग में जो ये मिक्स है, कोस्टल, इको, हेरिटेज, एडवेंचर, पिलग्रिमेज, ये इसे ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है। साल भर अलग अलग तरह के टूरिस्ट आते रहते हैं और इसका सीधा सा असर पड़ता है रियल एस्टेट की डिमांड पर। अच्छा। ये डिमांड ना सिर्फ स्थिर रहती है बल्कि विविध भी हो जाती है। जैसे एक तरफ तारकली जैसे बीच पर शायद लग्जरी रिजॉर्ट्स और विलास की मांग हो, वहीं दूसरी तरफ किलों के पास हेरिटेज होम स्टे या छोटे बुटीक होटल्स ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। इको टूरिज्म वाले इलाकों में सस्टेनेबल कॉटेज या इको लॉज की जरूरत होगी, और जो आम टूरिस्ट या तीर्थयात्री हैं उनके लिए बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउस और होटल तो चाहिए ही। तो निवेशक के लिए इसका मतलब यह है कि बाजार सिर्फ एक सेगमेंट तक सीमित नहीं है। अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज में निवेश के मौके बनते हैं। इससे रिस्क भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ बीच पर होटल बनाने से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ बेस है। सही कहा, ये विविधता ही इसे एक मजबूत नींव देती है ना? और ऐसा लगता है कि सरकार भी इस पोटेंशियल को पहचान रही है और इसे पुश देने के लिए कदम भी उठा रही है। महाराष्ट्र की जो नई पर्यटन नीति है 2024, उसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। पूरे राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना और अगले 10 साल में टूरिस्ट की संख्या दोगुनी करना। तो जाहिर है इसका एक बड़ा हिस्सा सिंधुदुर्ग जैसे क्षेत्रों में जाएगा ही। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो चीज सिंधुदुर्ग के लिए खासतौर पर इम्पोर्टेंट है वो है केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। ये कोई मामूली योजना नहीं लगती, ये सिंधुदुर्ग के लिए एक डिटेल्ड 25 साल का मास्टर प्लान है। हाँ, ये काफी महत्वाकांक्षी है। इसमें सिर्फ सड़कें और होटल बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन करने पर जोर है। जैसे डेस्टिनेशन की एक अलग पहचान बनाना, टूरिस्ट को कुछ यूनिक अनुभव देना, चाहे वो थीम वाले बीच हों या स्पा और वेलनेस जैसे लग्जरी अनुभव, या फिर गांव के जीवन का अनुभव देता हुआ रूरल टूरिज्म। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, लोकल छोटे और मंझले बिजनेसेस को, मतलब एमएसएमईज को, जैसे लोकल कारीगर, छोटे होटल मालिक, गाइड्स वगैरह, उनको बढ़ावा देना। और ये सब करते हुए एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी, वो भी इस प्लान का हिस्सा है। हाँ, ये जरूरी है। और हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए स्टैंडर्ड तय करना, कोंकड़ी खाने को प्रमोट करना और पुराने किलों को सहेजना भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि किलों के रेनोवेशन जैसे कामों के लिए अक्सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें
तो सवाल ये है कि ये सिर्फ कागज पर बड़ी बड़ी बातें हैं या वाकई जमीन पर कुछ दिख रहा है या दिखने की उम्मीद है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ऐसी बड़ी योजनाओं और उनके जमीनी अमल में अक्सर एक गैप रह जाता है, ये सच है। लेकिन स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी योजना का महत्व सिर्फ इसके लक्ष्यों में नहीं है, बल्कि इसके अप्रोच में है। ये एक स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म नजरिया पेश करता है। जब सरकार 25 साल का रोड मैप देती है ना, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह का भरोसा पैदा करता है। अच्छा। उन्हें पता होता है कि सरकार की दिशा क्या है, किन एरिया पर फोकस है और कहां भविष्य में ग्रोथ की संभावना है। ये योजना सीधे तौर पर रियल एस्टेट निवेश को गाइड करती है। जब मास्टर प्लान में थीमैटिक बीच डेवलपमेंट की बात होती है, या लग्जरी स्पा और वेलनेस सेंटर की, या इको लॉज बनाने की, तो ये साफ संकेत है कि भविष्य में इस तरह की प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ेगी। पीपीपी मॉडल का जिक्र ये बताता है कि सरकार एक्टिवली निजी भागीदारी चाहती है, खासकर हेरिटेज साइट्स के संरक्षण और विकास जैसे क्षेत्रों में। तो इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि लग्जरी रिजॉर्ट्स, बुटीक होटल्स, स्पा, एग्री टूरिज्म फार्म, ग्लैम्पिंग साइट्स, मतलब वो लग्जरी कैंपिंग या कोंकणी थीम वाले खास रेस्टोरेंट बनाने के लिए कहाँ मौके हैं, और सरकारी सपोर्ट मिलने की भी संभावना है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो निवेश के रिस्क को कुछ हद तक कम करता है और उससे ज्यादा आकर्षक बनाता है। ये उस तरह के बेतरतीब विकास से अलग है जो कई बार बिना प्लान के हो जाता है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत कुछ बड़ी और अनोखी परियोजनाएं भी शक्ल ले रही हैं, जो सिंधु दुर्ग की तस्वीर बदल सकती हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट है INS गुलदार आर्टिफिशियल रीफ और अंडर वाटर म्यूजियम। जरा सोचिए, वेंगुर्ला के पास निफ्टी रॉक्स में इंडियन नेवी के एक सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार को डुबोकर भारत का पहला बड़ा आर्टिफिशियल रीफ बनाया जा रहा है। हाँ, ये काफी चर्चा में है। ये समुद्री जीवन को आकर्षित करेगा और स्कूबा डाइविंग के लिए एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन सकता है। प्लान तो यहाँ तक है कि एक छोटी सबमर्सिबल, मतलब पनडुब्बी जैसी, वो भी चलाई जाएगी, जिससे लोग पानी के नीचे इस नज़ारे को देख सकें। वाह! ये सिर्फ एक और टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है। ये दुनिया भर से एडवेंचर और मरीन टूरिज्म के शौकीनों को खींच सकता है। ऐसे टूरिस्ट जो खास अनुभवों के लिए ज्यादा खर्च करने को तैयार होते हैं। ये सिंधु दुर्ग को इंडिया के टूरिज्म मैप पर एक अलग ही लेवल पर पहुंचा सकता है। बिल्कुल, ये आकर्षक है और इसका रियल एस्टेट पर सीधा और स्पेसिफिक असर पड़ेगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट सामान्य होटलों की मांग तो बढ़ाएगा ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये स्पेशलाइज्ड एकोमोडेशन की मांग पैदा करेगा। स्पेशलाइज्ड जैसे डाइव रिजॉर्ट्स, स्कूबा डाइविंग पर फोकस्ड बुटीक होटल, शायद ऐसे विला जिनमें डाइविंग गियर रखने की अलग से जगह हो। और ये मांग खासतौर पर वेंगुर्ला मालवन की जो कोस्टल पट्टी है, वहां कॉन्सेंट्रेटेड होगी। अच्छा। इसके साथ ही इससे जुड़ी जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, उनका पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। डाइव शॉप्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पेशल बोट ऑपरेटर्स, फोटोग्राफी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब के लिए कमर्शियल स्पेस की जरूरत होगी। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, इस प्रोजेक्ट का नेशनल इंपॉर्टेंस है। ये सिंधु दुर्ग को एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन USP देता है, जो इसे सिर्फ गोवा के एक सस्ते विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि अपने आप में एक प्रीमियम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर सकता है। ये प्रीमियम और लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट की मांग को मजबूती दे सकता है, जहां निवेशक ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि क्वालिटी और वैल्यू बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीजें, मतलब टूरिज्म की वैरायटी, सरकार की सोची समझी योजनाएं, INS गुलदार जैसे अनोखे प्रोजेक्ट्स, और हाँ, साथ में बेहतर होती कनेक्टिविटी, जैसे मोपा और छिपी एयरपोर्ट्स का खुलना, कोंकण एक्सप्रेसवे का काम, ये सब मिलकर रियल एस्टेट बाजार पर एक जबरदस्त असर डाल रही हैं। रहने की जगह यानी आवास की मांग तो साफ तौर पर बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। हाँ, पारंपरिक होटल और होमस्टे तो बनी रहे हैं, जिन्हें अक्सर लोकल लोग चला रहे हैं। लेकिन जैसा कि स्वदेश दर्शन योजना भी इशारा करती है, और जैसा महसूस भी होता है कि लग्जरी रिजॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर्स, थीमैटिक स्टे, इको लॉज जैसी चीज़ों की मांग और सप्लाई में अभी भी एक गैप दिखता है। कई होमस्टे में सर्विस का लेवल भी शायद उतना स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो क्या बाजार इस बढ़ती और बदलती मांग के लिए पूरी तरह तैयार है? मुझे लगता है शायद यहीं पर बाहरी निवेशकों के लिए मौका छिपा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो मांग और आपूर्ति का अंतर है, यही निवेश का मुख्य बिंदु है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड जो सिंधु दुर्ग में दिख रहा है,
वो है सेकंड होम्स का तेजी से बढ़ता बाजार। सेकंड होम्स मतलब दूसरा घर? हाँ, बिल्कुल। सेकंड होम यानी वो घर जो लोग मुख्य रूप से छुट्टियों में इस्तेमाल करने, वीकेंड पर जाने या फिर किराए पर देकर इनकम कमाने के लिए खरीदते हैं। पर्यटन में उछाल और खासकर गोवा के नजदीक मोपा एयरपोर्ट के चालू होने से सिंधुदुर्ग तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। हाँ, कनेक्टिविटी तो बहुत सुधरी है। तो शहरी निवेशक, खासकर मुंबई और पुणे से, साथ ही रिटायरमेंट के बाद शांतिपूर्ण जीवन चाहने वाले लोग और वो लोग जो बस एक हॉलिडे होम चाहते हैं, उनके लिए सिंधुदुर्ग एक बहुत आकर्षक ऑप्शन बन गया है। इसके कारण कई हैं। बेहतर कनेक्टिविटी तो है ही, नॉर्थ गोवा से नजदीकी भी है, लेकिन शायद गोवा की भीड़भाड़ और ऊंची कीमतों के बिना। ये एक बड़ा फैक्टर है। फिर यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, शांत माहौल, कोंकणी कल्चर और अनोखा खाना, और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद, मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन पोटेंशियल। इन सब वजहों से सिंधुदुर्ग को सेकंड होम सेगमेंट में एक लीडर माना जा रहा है, जिसमें विस्फोटक विकास क्षमता है, ऐसा कहा जा रहा है। विस्फोटक विकास क्षमता? अरे वाह, ये तो निवेशकों के कान खड़े कर देने वाली बात है। तो क्या सिर्फ सेकंड होम ही है या और भी पहलू हैं इस रियल एस्टेट बूम के? नहीं नहीं, और भी पहलू हैं। जैसे टूरिज्म बढ़ने से जाहिर तौर पर कमर्शियल रियल एस्टेट की मांग भी बढ़ती है। पर्यटकों को अच्छे रेस्टोरेंट चाहिए, शॉपिंग के लिए दुकानें चाहिए, घूमने फिरने और एक्टिविटीज के लिए सेंटर चाहिए। स्वदेश दर्शन योजना में भी टूरिज्म से जुड़ी कमर्शियल परियोजनाओं के लिए पीपीपी के अवसर बताए गए हैं। अच्छा। इस बढ़ती मांग को देखकर अब बड़े डेवलपर्स भी सिंधुदुर्ग का रुख कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ छोटी-मोटी परियोजनाएं नहीं, बल्कि बड़े स्केल पर थीम आधारित इंटीग्रेटेड टाउनशिप और लग्जरी विला प्रोजेक्ट्स भी आने लगे हैं, जिनमें अक्सर क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट जैसी लाइफस्टाइल फैसिलिटीज भी होती हैं। मतलब अब बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं। हाँ, और एक और चीज जो निवेशकों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, वो है रेंटल यील्ड्स की संभावना, मतलब किराए से होने वाली आय। सिंधुदुर्ग जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आप अपने सेकंड होम को साल के बाकी समय किराए पर दे सकते हैं। यहाँ औसतन 7.5% तक का रेंटल यील्ड रिपोर्ट किया गया है, जो काफी आकर्षक है। 7.5%? ये हाँ, तो काफी अच्छा है। हाँ, ये न सिर्फ उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो पैसिव इनकम चाहते हैं, बल्कि उन सेकंड होम खरीदारों के लिए भी फायदेमंद है जो अपनी खरीद की लागत का कुछ हिस्सा किराए से निकालना चाहते हैं। और वोकेशन का बढ़ता चलन, मतलब लोगों का छुट्टियों के साथ साथ काम करने के लिए शांत जगहों पर जाना, ये भी इस किराए की मांग को और बढ़ा रहा है। तो यहाँ सिर्फ घर खरीदना ही नहीं, उसे किराए पर देना भी एक वायबल ऑप्शन बन गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि सिंधुदुर्ग का रियल एस्टेट बाजार सीधे तौर पर टूरिज्म की गाड़ी पर सवार है। यहाँ के जो विविध आकर्षण हैं, सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जैसे स्वदेश दर्शन 2.0, आईएनएस गुलदार जैसी यूनिक परियोजनाएं हैं, और बेहतर कनेक्टिविटी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां ग्रोथ की काफी संभावनाएं दिख रही हैं। बिल्कुल, इन सभी फैक्टर्स का मिला-जुला असर ये है कि ये न सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, मतलब बजट होमस्टे से लेकर 5 स्टार रिजॉर्ट्स तक अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा ये तेजी से बढ़ते सेकंड होम बाजार को हवा दे रहे हैं। लोगों के लिए यहाँ घर खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस भी बनता जा रहा है। और जब लाइफस्टाइल की अपील, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की संभावना और किराए से अच्छी इनकम मिलने की उम्मीद, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो निवेशकों की रुचि बढ़ना स्वाभाविक है। तो संक्षेप में कहें तो सिंधुदुर्ग स्पष्ट रूप से टूरिज्म द्वारा संचालित एक विकास की राह पर है। यहाँ रियल एस्टेट और उससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स में निवेश के ठोस अवसर मौजूद हैं। जो निवेशक उभरते हुए बाजारों पर नजर रखते हैं, उनके लिए ये निश्चित रूप से ध्यान देने लायक क्षेत्र है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, जिस पर निवेशकों को भी सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हुए सिंधुदुर्ग विकास की इस तेज रफ्तार और उस प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षण को बनाए रखने के बीच वो संतुलन कैसे बनाएगा? वही आकर्षण जो पर्यटकों को पहली बार यहाँ खींच कर लाता है। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। क्या स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी लंबी अवधि की योजनाएं इस सस्टेनेबल ग्रोथ को सुनिश्चित कर पाएंगी? ये सिर्फ तुरंत मिलने वाले रिटर्न से परे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। भविष्य का विकास टिकाऊ होना चाहिए, ताकि सिंधुदुर्ग का जो असल चार्म है वो आने वाले कई सालों तक बना रहे।